जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है, हमें ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है। उमराव जान के इस मशहूर शेर को सुनकर शायद आपने भी अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम आपकी मुलाकात किनसे करवाने वाले हैं। ये वो शख्सियत हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी मखमली आवाज़ से लाखों दिलों को जीतने वाले मशहूर गज़ल गायक तलत अज़ीज़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तलत अज़ीज़ साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि जब से आप भोपाल आए, बशीर बद्र साहब से आपने मुलाकात करी, उनके बारे में जो बातें आपने बताई हमने जाना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि आप ही से सुने। यूँ तो बशीर बद्र साहब एक ऐसे अजीम शायर हैं जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे जो शायर हैं शायद ही सदियों में कभी मिलते हैं। आपकी यादों में बशीर बद्र साहब किस तरह से दर्ज हैं? बशीर बद्र साहब और मेरा रिश्ता बहुत कदीम है, बहुत पुराना है। तकरीबन जब 1980 की बात कर रहा हूँ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 42 साल पहले। 8 फरवरी याद है मुझे, जिसमें मेरा पहला एल्बम लॉन्च हुआ था। जगजीत सिंह साहब ने कंपोज़ किया था और उनकी सालगिरह भी थी। तो उसके बाद वो, अब मुझे ख़ुद नहीं पता, उस ज़माने में आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई पब्लिसिटी नहीं हुआ करती थी। एल्बम रिलीज़ होता था, रिकॉर्ड शॉप्स में लग जाता था, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड होता था और लोग जाके ख़रीदते थे। और आपको बाद में पता लगता था कि ये लोग कैसे, कि लोग आपसे आके बोलते थे, अरे आप वो गज़ल आपने सुनी कब? बोले हम वहाँ रिकॉर्ड शॉप में सुने। एनीवे, तो ये था कि मेरा पहला प्रोग्राम जो मेरठ में हुआ 81-51 में शायद, हाँ उसी आसपास, तो वहाँ मेरी बशीर बद्र साहब से मुलाकात हुई, जो वहाँ रहते थे। वो अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत खुशगवार। होता है ना, कभी कभी आप किसी से मिलते हैं तो वो एक कुदरती एक राब्ता कायम हो जाता है। क्यों कैसे वो तो मालिक जानता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी कम्फर्टेबल। आप मुझे यकीन है कि आप भी वैसे ही महसूस कर रही हैं। हाँ, तो एक राब्ता होता है, ये उनसे एक राब्ता हो गया। उन्होंने फिर कहा कि मियाँ मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कहा नवाज़िश साहब, आपके बारे में नहीं, मैं बहुत कुछ सुना हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जो भी नई गज़ल लिखूँगा ना, पहले तुम्हें भेजूँगा। तो मैंने कहा अरे ज़रे नसीब। तो उस ज़माने में तो व्हाट्सएप वगैरह तो कुछ नहीं था, ख़त होते थे, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, लेकिन वो इनलैंड लेटर पे लिखते थे क्योंकि वो बंद होता है ना। तो अपने हाथ से वो पूरी गज़ल लिखते थे और मुझे वो मेल में आती थी। और मेरे जो पिताजी थे वो मेरे साथ रहते थे, तो वो क्या करते थे, वो ख़त खोल के जो उन्होंने लिखा है उसको ऐसे काट के मेरी डायरी में चिपका देते थे। वो अभी तक है मेरे पास। तो ये रिश्ता कायम होता रहा। फिर उसके बाद वो जब बम्बई आए कुछ मुशायरे वगैरह के लिए, तो मुझसे मिलने आए, तो मेरी वालदा से मुलाकात हुई। मेरी वालदा, मेरी माताजी, वो ख़ुद एक अफसाना निगार थी, राइटर थी, उर्दू की बहुत मानी हुई राइटर थी वो। और उन्होंने एक किताब भी उनकी पब्लिश हुई, जो शंकर दयाल शर्मा जी ने, जब वो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, बाद में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने रिलीज़ की थी। उसका नाम था, इन्वान था, दर्द पिन्हा, छुपा हुआ दर्द। उसमें शॉर्ट स्टोरीज थी और उनका कहने का अंदाज़। तो ये एक ऐसा हुआ कि बशीर बद्र साहब और मेरी माँ का एक रिश्ता ऐसा बन गया कि वो उन्हें बहन मानने लगे और वो अपने भाई। अज़ीज़ साहब, जैसा आपने जिक्र किया ज़माने का, मुझे लगता है गज़ल का ज़माना कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि लोगों का जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गज़लों से, युवा पीढ़ी की भी मैं यहाँ पर अपनी बात रखूँगी। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं जानती हूँ गज़लों से हम एक अलग ही महसूस करते हैं, उनको सुनते हैं तो एक अलग ही जॉनर में, अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस बदलते समाज के साथ गज़ल लिसनर्स पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है? आप तो गज़ल गायक हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ज़बान जो है ना, वो वक्त के साथ चलती है। कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो एक ज़माने में आम होते हैं, फिर आते आते जाके कुछ नए लफ्ज़ आ जाते हैं। तो जो आदमी, जो शख्स, जो फ़नकार उसको अपने उसमें समेट लेता है, तो वो नई पीढ़ी को भी वो समझ में आती है बात।
आपका ये जो सवाल है, एक रिपोर्टर थी आपकी उम्र की, उसने सवाल किया था मुझसे कि तरस साहब, आप अंग्रेज़ी में पूछा था कि इंग्लिश चैनल था, न्यूज़ चैनल आपका, इंडिया टुडे आई थिंक। शी सेड हाउ वुड यू रिलेट और हाउ वुड योर गज़ल और एनी गज़ल relate to a youngster like me who does not, we don't understand the high flown Urdu. मैंने कहा एक काम करो, ये लफ्ज़ गज़ल को भूल जाओ, उर्दू ज़बान भूल जाइए। उर्दू ज़बान वैसे मैं बाद में बताऊंगा क्या है, ये हमारी ज़बान है, लेकिन वो छोड़िए, दूसरी बात है। मैंने कहा मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें, तुम्हें कैसा लगता है मुझे बताना। सुनाइए। मैंने कहा देखो, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अब देखिए, उसका भी यही रिएक्शन था। तो फिर कहने लगी सर ये गज़ल है क्या? तो मैंने कहा फिर तुम उसी उसमें, हाँ गज़ल है। क्यों गज़ल के लफ्ज़ से तुम भाग जाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि गज़ल कोई बहुत ही बड़ी एक भारी भरकम चीज़ नहीं है। गज़ल एक एहसास है जो शायर महसूस करता है, और वो गज़ल के फॉर्मेट से, क्योंकि एक फॉर्मेट है गज़ल का, वो इजहार करता है जो आपके दिल तक पहुंचती है। अगर अब गज़ल, शायर अगर गज़ल उस तरीक़े से, उसके तख़य्युल, उसका ख़याल या उसका थॉट प्रोसेस उतना डेप्थ नहीं है उसमें, या वो बयान नहीं कर सकता, तो उसका गज़ल का कसूर नहीं है। गज़ल तो है, बहुत खूबसूरत है। तो ये है गज़ल का सफ़र। जैसा कि बशीर बद्र साहब का ही एक बहुत खूबसूरत शेर है जो गज़ल को बिल्कुल, गज़ल को ऐसे दो मिसरों में डिफ़ाइन करता है कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है। लहजा समझते हैं? डायलेक्ट। आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है। तो ये है गज़ल कि तितली की कहानी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गज़ल सिर्फ रोमांस पर ही मुनसर है। ये गलतफहमी एक है कि गज़ल इज़ ओनली रोमांटिक पोइट्री। एक और गलतफहमी ये भी है सर कि ये मिलने बिछड़ने वाला जो एक होता है, उसी पर आधारित होती हैं गज़ल। देखिए, अब वो बहुत पुरानी इंग्लिश कहावत है कि द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज ऑफ द सैडेस्ट थॉट। ये मिलना, विसाल, जुदाई, ये सब तो ज़िंदगी की एक हकीकत है ना, हर एक की ज़िंदगी में होती है कहीं ना कहीं। तो उसके जब आप इंसान पर वो फीलिंग्स गुजरती हैं, तो अगर वो ऐसा कोई शेर दिल को छू जाए तो फिर वो बात बन जाती है ना। लेकिन गज़ल एक गज़ल जो है ना, एक उर्दू का एक पोइटिक फॉर्म है। अब मैं बहुत सिंपल से बताता हूँ, 2 मिसरों में, 2 लाइनों में पूरा थॉट कंप्लीट हो जाता है। एक समंदर है 2 लाइनों में। सर एक बात, अब मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, आप जिस तरह से आपकी इस ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक अच्छा मुकाम आपने हासिल किया, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो शायद तब हमें नहीं पता होता कि आप आगे चलकर ऐसे मशहूर गज़ल गायक बनेंगे। तो जब आप छोटे थे, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, कब ऐसा एहसास हुआ कि आपको, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका परिवार पूरा कला प्रेमी रहा है और कई महफिलों में आप रहे, बचपन से ही आपने सुना, देखा, समझा, अगर मैं सही कह रही हूँ तो आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सा वो वक्त था जब आपने इस चीज़ को इतना पसंद किया कि आप फिर इसी लाइन में आगे बढ़ गए? मैं आपको बहुत मुख्तसर से बताता हूँ। मेरे ख्याल में 6-7 साल का होगा, मुझे याद नहीं है। उस ज़माने में रेडियो था, तो मेरी जो टूपी कहते हैं हम लोग, मेरे पिताजी की छोटी बहन, उनको बड़ा शौक था। अच्छा। सुबह उठते ही वो फ़ोन ऑन रेडियो ऑन करती थी और वो रेडियो पर गाने बजते थे। तो किसी ने पता नहीं कब, मुझे याद नहीं है, नोटिस किया कि मैं भी साथ गा रहा था। तो बोले बच्चे की आवाज़ अच्छी है। तो मेरे पिताजी जो है बड़े अच्छे शौकीन आदमी थे, इन द सेंस कि वो सराहते थे आर्टिस्ट को। वो ब्यूरोक्रेट थे, IAS ऑफिसर थे, वो बड़े अहदे पर थे, वो अपना काम करते थे, ऑफिस जाते थे, शाम में आते थे, लेकिन
उस ज़माने की बात करूँ जब वक्त था लोगों के पास। आज का ज़माना तेज़ रफ्तार है, वक्त नहीं लोगों का। उस ज़माना रिलैक्स ज़माना था। तो वो क्या करते थे, शनिचर को हमारे घर पे लोग आ जाते थे। अच्छा, गेट टुगेदर। हाँ, आ जाते थे, कोई दावत नहीं। चांदनी के पार्ट जो ना शीट्स बिछाए जाते थे, गौतके लग जाते थे, और कोई हारमोनियम लेके आया, कोई तबला, कोई शायर आ रहे हैं, कोई हास्य कवि आ रहे क्या हैं, बात। तो ये एक महफिल जम जाती थी। और उसमें क्या हुआ कि कभी कभी वो जो सिंगर वहाँ हमारे लोकल हकीम रागी साहब, विठल राव, तो एक अलग ही माहौल था। वो उन्होंने कहा, अरे चलो अजीम भाई, मेरे वालिद का नाम, अजीम भाई इसको बच्चे को गाने दो। तो सबसे पहले मुझे सिखाया गया था एक वो हकीम रागी साहब, बख्श करे, वो तो गुजर गए। हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, जल जाते हैं, गर्मी ये हसरत नाकाम से। अच्छा, उन्होंने उल्टा कर दिया, पहला मिसरा ये था, गर्मी ये खतीब शिफाई की गज़ल है जी। तो ये उन्होंने सिखा दिया मुझे, अब मैं गा रहा हूँ। मैं छोटा वाला टाई वाई पहन के बैठा रहता था, सीधी भी है, ब्लैक एंड वाइट। तो लेकिन फिर पिताजी ने कहा कि सुनो बेटा, स्कूल तो हम जाते थे, सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल, फिर उसके बाद पब्लिक स्कूल। उन्होंने कहा देखो ये एक फ़न है, इसको तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, लेकिन इसका इल्म हासिल कर लो। तो उन्होंने एक उस्ताद रख दिया हमारे लिए, जो हफ्ते में 1-2 बार आते थे। समद खान किराना घराने के थे, मुझे जो कुछ पता नहीं था घराने क्या होते थे। वो आते थे तानपुरा वगैरह लेकर, बाकायदा तानपुरा छेड़ना सिखाया, ट्यून करना सिखाया। और फिर हफ्ते में एक बार, जो मेरा अलग कमरा था वहाँ पर, वो शुरू करते थे क्लासिकल बंदिश से। और मैंने कहा अभी इस उम्र में क्लासिकल मतलब बेसिक। जी। मुझे याद है उन्होंने गुजरी तोड़ी एक राग होती है सुबह की, उससे उन्होंने एक शुरू किया, अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी, बहुत मशहूर है, बहुत सारे। तो ये चलता रहा सिलसिला, स्कूलिंग चलती रही, हम स्पोर्ट्समैन थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, पढ़ाई करते थे, इम्तिहान सब नॉर्मल चलता था। और एक ऐसा भी दौर आया कि जब मैं हाई स्कूल में आया, पब्लिक स्कूल में, मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर था मैं। क्या बात है। और क्रिकेटर वो भी इत्तेफाक से डिस्कवर किया कि मेरी पेस पता नहीं नेचुरल थी, पेस बॉलर बन गया मैं। और ऐसा बन गया कि सब बोले यार ये तो इसमें है कुछ। तो फिर जो जूनियर सेलेक्टर, स्टेट सेलेक्टर, उन्होंने देखा नेट्स पे, बोले इसको अलग लिया हो, बोले एक काम करो, एक कोच थे, नेशनल कोच, उनके अंडर मुझे उन्होंने सुपुर्द कर दिया ट्रेनिंग के लिए। रहमत बेग नाम था उनका। और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कोच थे। 4:30 बजे सुबह उठाते थे मुझे, और 1 मील 5 मिनट में भगा देते। साइकिल पे रहते थे और स्टॉप क्लॉक लेके, फिर स्टेडियम ले जाते थे, 50 बार ऊपर नीचे स्टेडियम की सीढ़ियाँ, स्टैमिना जो भी है वो ट्रेनिंग जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन की। फिर वो जो भी होते बहुत मैंने अच्छा। और उस वक्त जो है ना, वहाँ पर स्टेडियम में कैसे कैसे क्रिकेटर्स आते थे, बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स। आबिद अली साहब, आप नहीं जानते होंगे, अभी वो इंडिया के लिए खेले, ऑलराउंडर थे। टाइगर पटाउडी, ML जयसिम्हा, ये सब उस ज़माने के बड़े। तो वो देखते थे कि ये लड़के में कुछ है, तो मुझे बुलाते थे कि तुम नेट से बॉल करो। और मैं बिल्कुल वाइल्ड था, वाइल्ड समझते हैं, बिल्कुल आता था और सीधा धाड़ से हमारा जुब गया बॉल। तो एक दिन मुझे याद है, एक शॉर्ट बॉल डाला मैं नेट्स पे। कभी भी ना आप शॉट नहीं डालते, बिकॉज इंजरी हो सकती है जी। उस ज़माने की बात है जब हेलमेट्स वगैरह कुछ नहीं होता था जी। तो एक दिन मुझे याद है, मैं आया और मेरे हाथ से बल्ला स्लिप हो गया, बल्ला बॉल स्लिप हो गया, फिसल गया। और वो बीमर कहते हैं, वो सर से ऐसे गया जयसिम्हा जी। बोले दिमाग खराब हो गया तेरा, बैट से मारूंगा तेरे को, मुझे। अरे मैं बोला सॉरी। एनीवे, ये मकसद मैंने कहने का बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। क्रिकेट मेरा पैशन था और मुझे ये उम्मीद थी कि मैं बन जाऊँगा कुछ। लेकिन मैं छोटा मोटा महफिलों में गाता था, घर में ऐसे ही शौकिया।
लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि ये मैं पेशा बनाऊँगा। क्रिकेट में था मैं, अब ख़ानदानी लोग थे। और अभिनय, आपकी फिल्म धुन, वो बहुत बात की बात है। तो आपने अभिनय में भी जब हाथ आजमाया तो फिर उस दौरान ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत अच्छे, आप जैसे गुड लुकिंग हैं? गुड लुकिंग से कुछ नहीं होता बेटा, कैमरे के सामने आपको काम करना पड़ता है, आपको अदाकारी करनी पड़ती है। तो आप गुड लुकिंग कितने भी हो, बहुत सारे आए, एक्टिंग नहीं कर पाए तो कहाँ रहे, ख़त्म हो जाते हैं। आपके पास फ़न होना चाहिए, वो नेचुरल। अभी अभी आपको बताता हूँ, जब आपने ये बात छेड़ी ही है तो धुन की बात छोड़ दी, वो तो गया करसा। फितूर की बात छोड़ी, वो भी गया। अभी मैंने एक किरदार अदा किया है, एक फिल्म आ रही है डिज्नी हॉटस्टार पे जी। इसमें शर्मिला जी हैं, मनोज हैं, मनोज वाजपेयी, मैं हूँ, सूरज जो लाइफ ऑफ पाई में था ना सूरज, वो है, और ऑन्सेम्बल कास्ट है। फिल्म बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है गुलमोहर। गुलमोहर दिल्ली की कहानी है, और उसमें मैंने गाया भी है और मैंने एक किरदार भी क्या बात है, ज़रूर देखना चाहेंगे फिर। 3 मार्च को रिलीज़ हो रहा है, उसके मीडिया प्रमोशंस चल रही हैं अभी हाल ही में शर्मिला जी का फ़ोन आया था मुझे कि तरत वह फिल्म देखी, बहुत अच्छी है, तुम इतने नेचुरल हो, तुम और क्यों नहीं काम करते? मैंने कहा कर रहा हूँ मैं, और भी कर रहा हूँ, और एक चीज़ कर रहा हूँ मैं, स्कैम 2003 एक सीरीज़ हंसल मेहता साहब की आ रही है जी। शूटिंग ख़त्म हो गई मेरी, तो अब पोस्ट प्रोडक्शन है, उसमें भी मैंने एक एज एन एक्टर काम किया है। वो स्टैम्प पेपर स्कैम पर कहानी है, तो अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। मैंने आपको बता दिया, आपने बात छेड़ी तो मैंने बता दी। और जब भी हम गज़लों की बात करते हैं, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो जगजीत सिंह साहब को कोई नहीं भूल सकता। उनकी गज़लें आज भी मतलब गुनगुनाने में। जी, जगजीत भाई से मेरी मुलाकात जब हुई, वो जब उनका एल्बम अनफॉरगेटेबल्स भी रिलीज़ नहीं हुआ था। और एक कहानी मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो है जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत। उससे पहले की बात बता रहा हूँ, दैट इज़ 79 80, मैं 74 की बात कर रहा हूँ। जगजीत भाई चित्रा जी हैदराबाद आए थे एक प्रोग्राम करने के लिए, जब उनका वो एल्बम अनफॉरगेटेबल्स नहीं आया था, बट नाम हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। वो ज़माना कैसे समझाऊँ, आजकल के ज़माने में मीडिया अलग था ना, मीडिया नहीं था। जी। तो जब शो हुआ रविंद्र भारती में, जब वो जो ऑर्गेनाइज़र थे मेरे पिताजी के पास आए, बिकॉज मेरे पिताजी सारे हैदराबाद में मशहूर थे। बोले अजीम भाई वो जगजीत सिंह का एक प्रोग्राम रखा है, बोले कौन, एक बहुत अच्छी सिंगर आई है ना, तो हम मुझे ले गए, मैं मेरे ख्याल 18-19 साल का होगा, तो गए हम थिएटर में, तो वो रिहर्सल कर रहे थे, आयल में जगजीत भाई थे, आ रहे थे, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर बोले भाई जगजीत भाई ये हैं अजीम भाई हमारे बहुत, और उनका लड़का, बोले अच्छा वेरी गुड, तो बोले ये भी गाता है, अच्छा तुम गाते हो, एक काम करो आज आ जाओ मेरे साथ, ऐसे ही मजाक से। मैंने कहा भाई साहब नहीं, आपको मैं सुनाऊंगा, कल आप क्या कर रहे हैं? बोले कल तो हम जा रहे हैं, शाम की ट्रेन है हमारी। देखिए सोनिए, उस ज़माने में ट्रेन में सफ़र करते थे हम लोग, हाँ। तो बोले शाम में ट्रेन है ना, तो दोपहर में क्या कर रहे हैं आप? तो दोपहर में बताओ, मेरा घर पे खाना, मेरे घर पे आ जाइए, वहाँ मैं आपको सुनाऊंगा मैं। बोले ठीक है डन। तो मैंने अपनी वालदा को बोला कि भाई कुछ लोगों को बुला लो, घर पे आ रहे हैं, खाना वाना, हमारी एक मेहमान नवाजी होती है, हैदराबादी खाने बनेंगे, बिरयानी बनेगी, बघारे बैंगन बनेंगे वगैरह वगैरह। तो चित्रा जी और उनका बेटा बाबू उसको कहते थे प्यार से, जो गुजर गया अनफॉर्चुनेट, 4 साल का था वो। तो घर पे आए, वो बैठे, तो मैंने कहा अब सुनाऊँ आपको? बोले हाँ सुना। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा हारमोनियम था, वो 2 आदमी उठा के ले आए, बोलते यार ये दारा सिंह का हारमोनियम है क्या, इतना बड़ा क्या है तेरा ये? मैंने कहा अब जो भी है भाई यही है। हाँ चलो ठीक है, बैठ गए हम। अब अचानक की महसूस हुआ कि अब होता है ना, मैं माइक पर गाऊंगा, घर में ही छोटा सा माइक था, बेसिक सिस्टम, लेकिन कोई स्टैंड नहीं था उसका। मैंने कहा अभी क्या करूं? बोले क्या हो गया? भाई साहब वो बाजा बजाऊंगा, स्टैंड कौन पकड़ेगा, स्टैंड नहीं है कौन? बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ, माइक मैं पकड़ता हूँ गा। तो इधर ये बैठ गया, मैं बैठा हूँ, और ये माइक पकड़े मैं गा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ, मुझे याद है मेहदी हसन साहब की कोई उधर गा रहा था। अच्छा मैं गा रहा हूँ, इतना मैं हो गया, मैं भूल गया कि क्या वक्त गुजरा। आँख खुली तो मेरी माँ सामने नजर आई, वो इशारा कर रही,
कब तक वो पकड़े रहेंगे। तो वो बड़ा ये शुरुआत हुई। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं सुन, तुझे अगर इसमें कुछ करना है तो बम्बई आ। तो जब मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बोला मैं क्रिकेटर हूँ, ये तो शौक़ है मेरा जी। लेकिन जब क्रिकेट में अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्यों कहाँ, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। एक ऐसा वक्त आया कि जब मेरा दिल टूट गया और मैं इमोशनल आदमी हूँ, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच जो डिसाइड करने वाला था, उसमें जब पॉलिटिक्स खेली गई तो मैं अपने ड्रेसिंग रूम में गया और मेरी किट मैंने खोली। मेरे पास अच्छे जूते थे, शूज़, गोला शूज़ याद है मुझे, जो ज़माने में मुश्किल था मिलना। वो उठाया, मैंने एक दोस्त को दिया क्रिकेटर को, ये तेरा, ये स्वेटर जो है ये तेरा, ये फ्लैनल्स ये। बोले क्या कर रहे हैं? मैं बोला इसके बाद मैं क्रिकेट की फील्ड पे कदम नहीं रखूँगा। बोले ते पागल हो गया, डोंट बी इमोशनल। बोला नहीं। और मैं फिर अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। 24 घंटे मेहदी हसन के रेडियो पर प्रोग्राम आते थे, फिर कैसेट्स आने लगे और प्राइवेट रिकॉर्डिंग सुनता था। मैंने बोला ये क्या शख्स है यार, ये कौन है, ये कैसा गाता है, कमाल। तो ऐसे मेरा शौक़ बढ़ा। और फिर मुझे आपको ये बताता हूँ, आपको एक पढ़ता हूँ शेर बशीर बदर साहब का, ये जी कि बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी। तहरीर मतलब राइटिंग। पुराने ज़माने में लोग दीवारों पे लिखते थे, आजकल तो व्हाट्सएप पे लिखते हैं। जी। बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी, धोया बहुत मिटता नहीं तकदीर का लिखा हुआ। तकदीर में लिखा था, वो तकदीर ने मुझे कहाँ से, मैं बम्बई आया घूमने फिरने, अपनी खाला के मतलब मासी के घर रहा, जो इंसिडेंटली सानिया की ग्रैंड मदर है जी। और वो लेकर मुझे घूमती थी, जयदेव जी के पास ले गई, शंकर जी, वो सब किया मैं, वो सब ने वादे किए। यानी ये कहा जाए क्रिकेटर तलत अजीज, उनका दिल टूटा नहीं, और फिर वो गजल गाए। मैंने क्रिकेट में पोटेंशियल क्रिकेटर था, बहुत ज़बरदस्त। यानी हमने एक अच्छे क्रिकेटर को मिस किया। नहीं, तकदीर में जो लिखा है, आप, मैं बुरा हुआ गजल सीकर? बिल्कुल भी नहीं। अभी आप एक्टर भी देखेंगे मैंने। जी बिल्कुल, एक्टिंग। हाँ सर, आखिरी सवाल, आवाज़ की हम बात कर रहे थे, शायद हमारे इंटरव्यू से पहले हम आवाज़ पे ही डिस्कशन कर रहे थे। मैं चाहती हूँ, आपकी इस मखमली आवाज़ की दुनिया दीवानी है, इस आवाज़ के पीछे का राज क्या है? इस आवाज़ के पीछे सबसे पहले तो मैं सबसे कहना चाहूँगा ये, एक तो अच्छा गुरु आपको नसीब होना चाहिए, अच्छा गुरु। दूसरा, आपको कान आपके अच्छे होने चाहिए, आपको ये पता लगना चाहिए, आप में शऊर होना चाहिए, लफ्ज़ है शऊर, टू डिफ्रेंशिएट कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। ट्रेंड फॉलो मत करो, अपनी आप को अपना ट्रेंड बनाओ, अच्छे गुरु से सीखो, उसकी दुआएं, आशीर्वाद लो। बगैर आशीर्वाद के बुज़ुर्गों के ये काम में कोई बरकत नहीं होती है। फिर रियाज, मेहनत और आपकी लगन, फिर आप में जितना रियाज है, जितना आप में टैलेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता उभरता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें 3 चीज़ें हैं, वक्त, किसी को ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को, तो मेरी अंग्रेज़ी में एक 3, मैं खुद सिखा रहा हूँ, आपको पता है, मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ ऑनलाइन। जो मेरे उस्ताद ने कहा था, गुरु ने, कि बेटा अब मेरी खुशबू तेरे में आ गई, अब तेरा फ़र्ज़ है कि ये खुशबू आगे फैलाए। क्या वो कर रहा हूँ मैं। तो इसमें मैं 3 चीज़ें मांगता हूँ। अंग्रेज़ी में कहता हूँ, पैशन सबसे पहले चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस, रियाज, इसके बगैर नहीं काम होता। यानी पैशन एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं, परफेक्शन तो बहुत दूर की बात है। फिर परसिस्टेंस करते रहिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं इतने साल रियाज कर लिया, कुछ भी नहीं। करते जाओ, काम करते जाओ, रियाज करते जाओ, मेहनत करते जाओ, जब वक्त आएगा खुद ही आएगा, जो आपको मिलना है वो मिलेगा। फिर शायद परफेक्ट तो सिर्फ मालिक है, कोई परफेक्ट नहीं, इंसान फलेबल है। तो अजीज साहब, अब आप प्लीज़ कुछ गुनगुना दीजिए, हम चाहेंगे सुनना आपको, और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि एक गज़ल तो हो ही जाए। हमारे दिल, हमारा दिल सवेरे का
सुनहरा जाम हो जाए हमारा दिल, सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह, चरागों की तरह आँखें जलें जब शाम हो जाए हमारा वक्त का पता ही नहीं चला। हम भी जैसे आपकी गज़लों में मशगूल हो जाते हैं, ऐसे ही आपकी बातों में मशगूल हो गए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे तलत अज़ीज़ साहब, जिनके लिए क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। और उनकी गज़लों के साथ साथ उनकी बातें भी शायद बहुत कुछ कह गई और बहुत कुछ सिखा गई। इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।